गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप से बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर आई गेस 7 या 8। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, मतलब आप उसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो या फिर आप उसे क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके। सो चलिए वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट किसे बोलते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखिए पहले थोड़ा थियरी को हम यहाँ पे समझते हैं, और मैंने थोड़ी हमारी कन्वीनियंस के लिए, सहूलियत के लिए मैंने ये सब पहले से लिख लिया है। सो लेट्स हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, जो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। सो लेट्स हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच आर नॉन जीरो वेक्टर्स। चलिए ठीक है, जो ये रहे, ये है हमारे पास यहाँ पे वेक्टर ए, है ना, और ये है हमारे पास यहाँ पर वेक्टर बी। ठीक है, चलिए अब थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोई एंगल है, तो ये कुछ इस तरीके से है कि भाई ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है ना। ठीक है, तो थीटा इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास थीटा इन दोनों के बीच में कोई एंगल है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय, इज एक्चुअली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, and it is defined as vector A cross vector B is equals to magnitude of vector A into magnitude of vector B into sin theta into n cap, right, where n cap is a unit vector perpendicular to both vector A and vector B. So my dear student, पहले तो आप अपने दिमाग में ये क्लियर कर लो कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तब हमें वहां पर हमेशा, जब आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो वेक्टर होता है ना। तो यहां पे ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अ रिजल्टेंट वेक्टर विच इज वेरिएबल ऑफ दिस वेक्टर, जो अभी हमने यहां पे कहा। सो वो हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। अच्छा, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, तो साइन थीटा ले लेंगे, into n cap, right, into n cap, where n cap is what, where n cap is a unit vector perpendicular to both vector A and vector B, where n cap is a unit vector perpendicular to both vector A and vector B. ठीक है, ओके। तो देखो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ध्यान देना आप यहाँ पे, ओके, ये अगर जो वेक्टर A है, ओके, ठीक है। सो इफ इट इज वेक्टर ए, इफ इट इज वेक्टर बी, तो जब मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं ना, जब मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, ओके, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा वो वेक्टर होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर हमें मिलेगा वो इस तरफ ऊपर की ओर हमें मिलेगा। सो यस, यू कैन से सिंपल इज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो वेक्टर ए को वेक्टर बी के डायरेक्शन में आप रोटेट करो थ्रू एंगल थीटा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा ये, ठीक है, विच इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हो गई जो आप फिजिक्स में भी इसे बहुत पहले आपने पढ़ लिया है। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन केप, वेयर एन केप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इस लाइन को आप हमेशा याद रखिएगा कि जो एन केप होता है वो यूनिट वेक्टर होता है और परपेंडिकुलर होता है दोनों से, वेक्टर ए और वेक्टर बी से। ठीक है, ओके। सो राइट हैंड सिस्टम, राइट हैंड थंब रूल भी आप इसे बोल सकते हो। अब अच्छा, मैंने यहाँ पे वही बात को अगेन कुछ अलग ढंग से लिखा है कि वेक्टर ए को हम वेक्टर बी की डायरेक्शन में ना रोटेट करते हैं थ्रू एन एंगल थीटा। वेक्टर ए को वेक्टर बी की डायरेक्शन में हम रोटेट करते हैं थ्रू एन एंगल थीटा। ठीक है, सो एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट इसमें
सी यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। सो वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर जो दोनों जीरो वेक्टर हुए है ना, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जीरो वेक्टर होगा। मतलब बहुत बेसिक सी बात है कि अगर जो दो में से कोई एक वेक्टर जीरो वेक्टर हुआ तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो जीरो वेक्टर मिलेगा। चलो दूसरी बात, अच्छा एक और बात, जब आप स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो स्केलर प्रोडक्ट में बीच में एंगल आता है कॉस थीटा, ठीक है, और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो बीच में एंगल आता है बीच में जो आप फंक्शन लेते हो वो साइन थीटा लेते हो। स्केलर प्रोडक्ट में बीच में फंक्शन लिया कॉस थीटा, वेक्टर प्रोडक्ट में बीच में फंक्शन लिया साइन थीटा, है ना। तो जब आप साइन थीटा लेते हो तो साइन थीटा के बारे में तो आपको पता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा के बारे में आपको तो पता ही है कि अगर जो थीटा जीरो हुआ, इफ थीटा इज जीरो अथवा तो थीटा इज पाई और थीटा इज पाई, देन साइन थीटा इज जीरो, ठीक है, एम आई करेक्ट। अगर जो थीटा जीरो हुआ या थीटा पाई हुआ तो साइन थीटा जीरो होगा। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है माय डियर स्टूडेंट कि अगर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल बन ही नहीं रहा है ना, मतलब एंगल है जीरो, एंगल जीरो होने का चांसेस, एंगल जीरो होने का रीजन ये हुआ कि दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। सो अगर जो दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं तो उस केस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें मिलेगा जीरो वेक्टर, ठीक है। दूसरी बात, या तो अगर जो कोलिनियर है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई, तो भी वहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें जीरो वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम यहाँ पे कुछ फैक्ट और डिस्कस करने जा रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सो फर्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये तो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट के अगर जो मैं थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 ले लेता हूं, एक मिनट सॉरी, फर्स्ट तो हो गया कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट, अगर जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम जीरो ले रहे हैं, ठीक है, जीरो वेक्टर ले रहे हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन ये होगा माय डियर स्टूडेंट, उसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि या तो दोनों का, या तो कोई एक मॉड्यूलस, या तो किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है या दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, मतलब के या तो कोई एक वेक्टर जीरो है या दूसरा वेक्टर जीरो है, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि दो वेक्टर में से कोई एक वेक्टर जीरो है। दूसरा ऑप्शन ये है जीरो होने का कारण ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल जीरो या तो पाई है, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल जीरो या तो पाई है। सो इन दैट केस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर जो थीटा पाई बाई 2 हुआ तो अगर जो मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को यू परपेंडिकुलर ले रहा हूं तो कुछ नहीं। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज modulus of vector a into modulus of vector b into sin pi by 2, so that's modulus vector a into modulus vector b, है ना। so vector a cross vector b सीधे वहां पे लिखा जाएगा magnitude of vector a into magnitude of vector b। चल नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की ओर, ओके। if I cap, j cap, k cap are 3 unit vector along 3 mutually they are 3 unit vectors along 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, देन वो मैंने पीछे बनाया तो हुआ है, लेकिन अगेन यहाँ पे वो मतलब कैमरा के पीछे है, तो एक काम करते हैं, पिक्चर के पीछे इसको वापस हम यहाँ पे बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, देखिए ओके। सो तो समझने की कोशिश करिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप,
वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है जे कैप, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है के कैप, है ना। सो पहली बात तो ये है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, है ना, तो क्या होगा, सेम वेक्टर का, अच्छा पहली बात, सेम वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमें हमेशा जीरो वेक्टर मिलेगा। ये ना एक प्रॉपर्टी हो गई जो आगे जाके तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट यहाँ पे भी आप इसे एक हाईलाइट करके इसे लिख दो कि कोई भी किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ अगर जो मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया है, सो किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा हमें मिलेगा जीरो वेक्टर। कारण यही है कि अगर जो दोनों सेम वेक्टर हुए तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों के बीच में एंगल होगा माय डियर स्टूडेंट, दोनों के बीच में एंगल होगा जीरो, है ना, या पाई। तो इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट हमें वहां पे क्या मिलेगा, इसीलिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट वहां पे मिलेगा जीरो वेक्टर। चलिए, सो वही बात मैंने यहाँ पे भी मेंशन की है कि अगर जो मैं आई कैप और आई कैप का ही क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, या फिर जे कैप का जे कैप के साथ, या फिर के कैप का के कैप के साथ, तो वो हमें हमेशा जीरो मिलेगा। ठीक है, ओके। और एक खास बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे है, आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आप कर रहे हो तो वो आपको मिलेगा के कैप। अब आप पूछोगे सर ये कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। सी दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में अगर जो आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको जो राइट हैंड थंब रूल लगेगा, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो जेड एक्सिस ही तो मिलेगा। मतलब मैं इसे मोटा मोटी ऐसा बोल सकता हूँ इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज कि एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला वो हमें क्या मिला, वो हमें मिला जेड एक्सिस। मतलब आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिलेगा के कैप। सिमिलरली जे कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप, एंड के कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप। और वहीं अगर जो मैं दोनों वेक्टर्स लाइक पोजीशन चेंज करता हूं तो माइनस मिल जाएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई जो मैं आगे अभी आपको अगेन डिस्कस करने ही वाला हूँ। ठीक है, कि अगर जो आप क्रॉस प्रोडक्ट में अगर जो आप क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स अदला बदली करते हो, है ना, तो आपको वहाँ पे माइनस मिल जाएगा। आगे हम इस चीज़ को प्रॉपर्टी में डिस्कस करने ही वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, देन मुझे यहाँ पे ना एंगल ढूंढना है, मुझे एंगल साइन थीटा, जो फंक्शन है वो साइन थीटा ढूंढना है, या फिर आप यूँ बोल दो कि मुझे एंगल थीटा ही ढूंढना है। तो वो मैं ऐसे ढूंढूंगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अच्छा, दोनों तरफ ना आप मॉड्यूलस ले लो, दोनों तरफ जब आप मॉड्यूलस लेते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ मैग्नीट्यूड एक ही होता है। ठीक है, तो कभी मैं मैग्नीट्यूड बोलता हूँ, कभी मॉड्यूलस बोलता हूँ। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा में मैग्नीट्यूड लगाने का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता क्योंकि थीटा हम 0 से पाई के बीच में यहाँ पे ले रहे हैं, जो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो उसको मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है। दोनों क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है इसलिए। सो इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। अब जो एन कैप है वो यूनिट वेक्टर है, इसीलिए उसका मैग्नीट्यूड तो 1 मिल जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, है ना। जहाँ पे अपन साइन थीटा को अगर जो सब्जेक्ट बना दें तो साइन थीटा हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया यहाँ पे साइन थीटा फाइंड करने के लिए रिजल्ट फॉर्मूला। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे ये दो रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूला ही हैं, 5th 6th, आगे 7th भी है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले ये डिस्कस करूँगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को ना अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, जो है ये। हम इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप,
के कैप, ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3, A1 A2 A3 is second row, B1 B2 B3 is third row. अच्छा, अगर तो मैं इसे स्केलर कंपोनेंट वेयर वेक्टर A is equals to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap is equals to A1 A2 A3 स्केलर कंपोनेंट। अच्छा, क्वेश्चन अगर तो स्केलर कंपोनेंट के फॉर्म में हो तो स्केलर कंपोनेंट लिखो, वेक्टर फॉर्म के वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिखो। तो ये वेक्टर है और ये स्केलर है। सो वेक्टर A is equals to A1 A2 A3, वेक्टर B is equals to B1 B2 B3 एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B is equals to डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर से एक बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, I कैप J कैप K कैप, सेकंड रो A1 A2 A3, थर्ड रो B1 B2 B3। अब अगर जो मैं, क्या मेरे पास यहाँ पे जगह है, सो ये आगे की स्लाइड के लिए है तो मैं इसमें ही खाली मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जो मैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B में, सी डिटर्मिनेंट है, आप तो देख ही रहे हो, सो डिटर्मिनेंट में जब है ये A1 A2 A3, अच्छा अब ये आप तो समझ में आ गया ना कि जो A1 A2 A3 है वो वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए वो पहले है। B1 B2 B3 वेक्टर B के कॉम्पोनेंट्स है, इसीलिए वो बाद में है। अब अगर जो मैं डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी लगाऊं कि मैं जो सेकंड एंड थर्ड रो है, सेकंड एंड थर्ड रो इसको इंटरचेंज करूं, सेकंड एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करूं, तो सेकंड थर्ड रो को इंटरचेंज करने पर नेगेटिव साइन आएगी, सेकंड थर्ड रो को इंटरचेंज करने पर आगे माइनस की साइन आ जाएगी, हाँ या ना। तो आगे अगर जो सेकंड थर्ड रो को आप इंटरचेंज करते हो तो माइनस की साइन आ जाएगी, पता ही है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है ना। सो I कैप J कैप K कैप, मैंने सेकंड थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया, पोजीशन उनकी इंटरचेंज कर दी, मतलब ये B1 B2 B3 है, ये A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 A1 A2 A3, आगे माइनस की साइन आ गई। सो ये मिल गया मुझे, अगेन वही रूल कि जो सेकंड रो में है वो पहले है, थर्ड रो में है वो बाद में है। A1 A2 A3 तो मतलब यहाँ वेक्टर A पहले, B1 B2 B3 मतलब यहाँ वेक्टर B बाद में। अब क्या हुआ, अब B1 B2 B3 सेकंड रो में है, मतलब वेक्टर B पहले है, और A1 A2 A3 थर्ड रो में है, इसीलिए वेक्टर A बाद में है। सो ये एक कंसेप्ट है जो आप याद रखो कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। हेंस मतलब ये प्रूव कहाँ से आ गया, आई एम सॉरी, हेंस प्रूव नहीं है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने अभी कहीं पे डिस्कस भी किया ना पीछे, तो मुझे ये ज़रा लगा कि यार मुझे हमें इसको एक बार प्रूफ देख लेना चाहिए कि क्यों पोजीशन आप जब बदलते हो तो माइनस आता है। तो वही बात यहाँ पे भी देखो, ये प्रॉपर्टीज़ में लिखी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो डिस्कशन हो गया। अच्छा बस अब तो और कुछ है नहीं, बाकी तो सीरियसली बोल रहा हूँ, सिर्फ फार्मूला बेस है ये। जैसे कि फिफ्थ जो पॉइंट है वो फार्मूला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ एडजेसेंट साइड्स वेक्टर A एंड वेक्टर B, मतलब कि ये एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC, जहाँ पे वेक्टर AB जो है वो है वेक्टर A, है ना, एडजेसेंट, मतलब एक साइड वेक्टर A है और दूसरी साइड वेक्टर AC है, वो वेक्टर B है। सो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हमें मिलेगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। बहुत ही एक बेसिक फॉर्मूला है, याद रखो, इसके MCQ भी होंगे और क्वेश्चन भी होंगे। सो हाफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अब सेम वे में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स वेक्टर A एंड वेक्टर B, अगर जो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर A और वेक्टर B है ना, लाइक दिस, जो आप देख सकते हो कि वेक्टर OA इज इक्वल्स टू वेक्टर A एंड वेक्टर OB इज इक्वल्स टू वेक्टर B, तो उस केस में एरिया हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है, ओके। ये पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आप इसे
अच्छे से समझ सकते हो। अच्छा, अब अगर जो वहीं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जहाँ पे हमें डायगनल्स दिए हुए हैं, मतलब एडजेसेंट साइड नहीं दी हुई है, डायगनल वेक्टर्स दिया हुआ है, ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें डायगनल वेक्टर्स दिया हुआ है लाइक दिस, ये हमें डायगनल वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर OB जो है हमारे पास वेक्टर A, और फिर है वेक्टर AC जो है हमारे पास वेक्टर B, है ना। तो डायगनल वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं। तो अगर जो आपको डायगनल वेक्टर्स दिया हुआ है तो याद रखो जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो क्या फ़र्क है अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हाफ साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, और जबकि यहाँ पे सिर्फ मॉड्यूलस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B है। और सबसे बड़ा फर्क, यहाँ वेक्टर A और वेक्टर B एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि यहाँ पे वेक्टर A और वेक्टर B क्या है? डायगोनल वेक्टर्स है। एक बार फिर से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स वेक्टर A वेक्टर B आर गिवन, फॉर्मूला इज magnitude of vector A cross vector B. Area of parallelogram with diagonal vectors vector A and vector B is half into magnitude of vector A cross vector B. यहाँ पे हाफ लगाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट, अब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी समझ ही लिया है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब आगे क्रॉस प्रोडक्ट करने को होगा तब आप वहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म से ही क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला इस पूरे आगे के पूरे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आगे का चैप्टर है, इसका बेस है, बेस। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पे भी आपको समझने में, याद रखने में तकलीफ होगी। जो पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स आप लिखोगे सेकंड रो में, जो दूसरा वेक्टर है उसके कंपोनेंट आप लिखोगे थर्ड रो में, ठीक है, ओके। सो ये हो गया बस। नेक्स्ट, मतलब ये अपना तो ख़त्म। अब एक खाली यहाँ पे ये एक हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ वाला पोर्शन हमें देख लेना है। सो प्रॉपर्टीज़ वाला पोर्शन क्या है वो देख लो आप। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सो वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कॉम्बिनेटिव। पहली बात तो ये क्यों कॉम्बिनेटिव नहीं है? क्योंकि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। वहीं अगर जो मैं स्केलर प्रोडक्ट लूँ तो स्केलर प्रोडक्ट कॉम्बिनेटिव होता है ना। स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कॉम्बिनेटिव होता है, ये आप याद रखना। स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कॉम्बिनेटिव होता है। वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू वेक्टर B डॉट वेक्टर A। स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉम्बिनेटिव, स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉम्बिनेटिव, ठीक है, ओके। तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर वैल्यू। आई मीन मैं कोई स्केलर वैल्यू m सोचूं, उसको वेक्टर A से मल्टीप्लाई करूं, m इंटू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल्स टू, अब ये जो m है ना ये घूमता रहेगा। आप चाहो तो इसे ब्रैकेट के बाहर भी लगा सकते हो, या आप चाहो तो इसे वेक्टर B के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिला के स्केलर वैल्यू m कहीं पे भी घूम सकती है। वो आप वेक्टर A के साथ भी ले सकते हो, वही आप वेक्टर B के साथ भी ले सकते हो, या पूरे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के साथ ले सकते हो, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि 2 टाइम्स वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B है। सो इट इज एज सिंपल एज सेम एज 2 इंटू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, और इधर इट इज वेक्टर A क्रॉस 2 टाइम्स वेक्टर B। आप इसे यूं भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C है, देन इट इज सेम एज वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, ठीक है, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए काम की थी, लेकिन इसमें से जो हमें हमेशा याद रखना है वो एक तो सबसे पहले वेक्टर प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फॉर्म, वेक्टर प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फॉर्म, क्योंकि इसी फॉर्म के बेस पे हमें एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करने हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करनी है, आगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सब कुछ इसी में से हमें डिस्कस करना है, ठीक है, ओके। सो अच्छे से वेक्टर प्रोडक्ट को आप एक बार समझ लीजिए, प्रॉपर्टी समझ लीजिए, ये फॉर्मूलाज याद रखिए
ये फॉर्मूलाज लाइक कभी भी कहीं पे भी आ सकता है, फिर चाहे वो MCQ हो, 1 मार्कर हो, 2 मार्कर हो, कहीं पे भी। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद एडजेसेंट साइड्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, ओके। सो इस लेक्चर को मैं थियोरेटिकल ये जो लेक्चर है इसको यही ख़त्म करता हूँ। वेरी सून हम इसके आगे का पार्ट जो कि एक्सरसाइज है उसे लेके आते हैं। ठीक है, सो बैक टू बैक लेक्चर्स हर 1-2 दिन पे हमारा आए, वही मेरे एफर्ट्स रहेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।